जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड के जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका जो आपको 13 लेसन है जिसका नाम है महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका, उसी का यह आपको सीरीज सेकेंड का यह आपको तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी आपको इस सीरीज के 2 वीडियो जो है हो चुके हैं और पहले सीरीज के 4 वीडियो जो है वो आपको ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या है, इसे समझिए पहले क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर क्या कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन, तो देखिए, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह आपको भारत का अंतिम वायसराय थे। क्या थे? भारत का अंतिम वायसराय। अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो भारत का जो अंतिम वायसराय थे वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो माउंटबेटन है भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले यह पहले व्यक्ति थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का वायसराय बनकर आया कब था, इसको समझते हैं। तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आपको 24 मार्च, कितना है, 24 मार्च 1947 को भारत का वायसराय बनकर आया था। और इसी माउंटबेटन ने भारत विभाजन की जो योजना है उसको क्या किया था कि आपको पेश किया था। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत विभाजन की योजना किसने पेश किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कब पेश किया था, तो आपको 3 जून 1947 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत विभाजन की जो योजना कब पेश की गई थी, 3 जून 1947 को। और इसी योजना के आधार पर क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था वो आपको बना था। और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का क्या हुआ था कि आपको विभाजन हुआ था। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनके बारे में भी जान लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और राष्ट्रपति के रूप में जो इनका कार्यकाल था वो आपको 1950 से 1962 था। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और इन्हें जो राष्ट्रपति चुना गया था संविधान सभा के द्वारा वो आपको 24 जनवरी 1950 को, कितना को, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति जो था वो आपको चुना गया था। फिर आजादी के बाद 1952 में क्या होता है कि प्रथम आम चुनाव होते हैं। इसके अलावा आपको राज्यसभा का गठन होता है, लोकसभा का गठन होता है और राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव होता है। तो इस चुनाव में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं चुनाव जीतते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति जो है वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यहाँ से एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन चीजों को याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व प्रथम विदेश मंत्री थे और इन्हें भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसे आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, क्या कह रहा है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी जूम कर देते हैं। बच्चों का जो रिक्वायरमेंट रहता है कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन जो होना चाहिए और जूमिंग होना चाहिए। तो देखिए साथियों,
उम्मीद है कि अब सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिखते होंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है विनोबा भावे, ठीक है ना, तो टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, विनोबा भावे। ऑप्शन बी कह रहा है आपको महात्मा गांधी। ऑप्शन सी अरविंद घोष। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको बी हो जाएगा। तो गांधी जी कई सारे आश्रम की क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। तो देखिए कौन कौन से आश्रम की स्थापना किए थे। तो सबसे पहले फिनिक्स फार्म, इनकी स्थापना जो है गांधी जी के द्वारा 1904 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1904 ईस्वी में। कहाँ होती है? तो यह आपको डरबन में। कहाँ होती है? फिनिक्स फार्म की स्थापना जो होती है वो आपको डरबन में होती है। तो साथियों डरबन है कहाँ? तो यह आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है डरबन में गांधी जी ने कब किया था? तो 1904 में, ठीक है ना। फिर यहाँ से गांधी जी कई सारे आश्रम की स्थापना करते हैं, जैसे कि आपको टॉल्स्टॉय आश्रम। क्या है? टॉल्स्टॉय आश्रम। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो गांधी जी के द्वारा ये जो टॉल्स्टॉय आश्रम है इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में क्या होती है कि आपको जोहान्सबर्ग में की जाती है। कहाँ की जाती है? जोहान्सबर्ग में। और जोहान्सबर्ग है कहाँ? तो यह आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो इन चीजों को भी याद रखना है। उसके बाद गांधी जी के द्वारा भारत में आपको साबरमती आश्रम की स्थापना जो होती है वो आपको की जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो साबरमती आश्रम है, क्या है? साबरमती आश्रम, यह आपको कहाँ है? तो यह आपको भारत के अहमदाबाद में। क्या है? अहमदाबाद में, ठीक है ना। तो ये जो अहमदाबाद है यह आपको गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। इसे भी याद रखिएगा। एनटीपीसी एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था कि गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन है? अहमदाबाद। और इसी अहमदाबाद में क्या हुए थे कि गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वह आपको 1917 ईस्वी में की गई थी। कितना में की गई थी? 1917 ईस्वी में। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी, क्या जानते हैं कि गांधी जी के द्वारा एक आश्रम और स्थापित किए गए थे। उस आश्रम का नाम है आपको सेवाग्राम आश्रम। क्या नाम है उसका? सेवाग्राम आश्रम। तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1936 में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सेवाग्राम आश्रम जो है वो आपको कहाँ है? तो यह आपको वर्धा में। कहाँ है? वर्धा में। अब वर्धा बोले तो इसका मतलब हो गया आपको महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। तो देखिए तो यहाँ से आपको समझना है कि गांधी के द्वारा स्थापित जो आश्रम है वो कौन कौन है। तो सबसे पहला फिनिक्स फार्म, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में गांधी जी कहाँ करते हैं? डरबन में। और डरबन बोले तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा आश्रम जो गांधी जी स्थापित करते हैं टॉल्स्टॉय आश्रम। और यह जो टॉल्स्टॉय आश्रम है यह आपको कहाँ स्थापित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, 1910 में। और भारत में साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई थी। तो साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। और आपको सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा महाराष्ट्र में है। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज आया आपको विनोबा भावे। तो विनोबा भावे से एक चीज आप याद रख सकते हो कि विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिए थे। तो यहाँ से इन चीजों को आपको याद रखना है कि जय जगत का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? तो आपको आचार्य विनोबा भावे ने। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात है कि विनोबा भावे जो है वो आपको भूदान आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो भूदान आंदोलन है, ठीक है ना साथियों, याद रखिएगा, भूदान आंदोलन इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने कब किए थे? तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत किए थे विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में। और भूदान आंदोलन की शुरुआत जो थी वो आपको कहाँ से हुई थी? तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है साथियों वो आपको आंध्र प्रदेश से जो थी वो आपको हुई थी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और विनोबा भावे रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले क्या थे कि आपको पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए साथियों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है समझिए। तो क्वेश्चन के साइज को हम सबसे पहले बड़ा कर देते हैं, क्योंकि आप लोग का बार बार जो रहता है रिक्वायरमेंट रहता है कि सर ये जो क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूमिंग कर दीजिए, और जूमिंग कर दीजिए। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को इतना जूमिंग कर दिए हैं कि सभी लोगों को दिखते होंगे, ठीक है ना। नहीं दिखेगा तो फिर बोलिएगा। इससे भी बड़ा जो है क्वेश्चन को साइज को किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, इनकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए कह रहा है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी जो है वो आपको
भगत सिंह और ऑप्शन डी जो है मोहम्मद इकबाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको भगत सिंह। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। तो ये जो 28 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और भी नारा जो थे आपको दिए गए थे, इस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों का नाम है, उनका नाम भी जानिए। तो देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिए थे। क्या दिए थे? जय हिंद। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जय हिंद का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। इसके अलावा दिल्ली चलो, क्या है? दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारा नारा जो है आपको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जी को याद रखिएगा कि हम लोग जो है नेताजी के नाम से जानते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की जो उपाधि है, क्या है? नेताजी की उपाधि, वो आपको हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हिटलर के द्वारा। और आपको पता होगा कि हिटलर जो था वो आपको जर्मनी का एक तनासा शासक था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है मोहम्मद इकबाल। तो इनका भी नाम आप याद रख सकते हो। मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1930 ईस्वी में टू नेशंस थ्योरी को प्रतिपादित किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि टू नेशंस थ्योरी, ठीक है ना, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो जनक थे वो कौन थे? मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये जो टू नेशंस थ्योरी है वो आपको कब दिया गया था? 1930 में। लेकिन टू नेशंस थ्योरी के जो प्रबल समर्थक थे वो आपको कौन थे? जानते हैं? तो वो थे आपको मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि टू नेशंस थ्योरी के जो प्रबल समर्थक थे वो आपको कौन थे? तो वह आपको जिन्ना थे। कौन थे? जिन्ना थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जो आपको पाकिस्तान के बनने के बाद वहाँ के क्या हुए थे कि आपको प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको बने हुए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। भगत सिंह के बारे में बार बार कहते हैं, एक चीज याद रखिएगा इनके शहादत के दिन को। तो भगत सिंह की जो शहादत का डेट है वो आपको 23 मार्च, क्या है? 23 मार्च 1931 है। और भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई थी वो आपको लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो ये जो 28 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, समझिए क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न। पहले प्रश्न को हम पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा, भारत के किस स्थान से क्या है कि आपको संबंधित है? क्या है? संबंधित है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी बात जो है स्वतंत्रता से पहले की है। तो देखिए ये जो कवि इकबाल है इनका जो संबंध है ना वो आपको पंजाब से, कहाँ से है? पंजाब से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको समझना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है लिखने वाले जो व्यक्ति है कवि इकबाल, ठीक है ना, इनका संबंध जो है वो आपको किस स्थान से? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? पंजाब से। क्या है? पंजाब से। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत के विभाजन के समय क्या हुआ था कि सबसे अधिक दो प्रांत आपको प्रभावित हुए थे, जिसमें एक आपको पंजाब था, क्या था? पंजाब था, और एक जो था वो आपको बंगाल था। तो कभी कभी डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के विभाजन से सर्वाधिक जो प्रभावित जो प्रांत थे वो कौन थे? तो हम क्या कहेंगे? पंजाब और बंगाल थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको पंजाब। और यह पंजाब जो है अभी आपको कहाँ चला गया? तो ये आपको पाकिस्तान में, क्योंकि ये सब हम जो भी बात किए हैं अविभाजित भारत की क्या किए हैं कि आपको बात किए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का सही आंसर पहले जान लीजिए क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए इसको, बहुत सारा डेट जो है यहाँ पे दिया गया है जो आपको मुस्लिम लीग से संबंधित है, ठीक है ना। डेट नहीं की, इसको ईयर है, क्या है? ईयर है। तो समझिए इसमें किस ईयर का क्या महत्व है मुस्लिम लीग से, ये भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन ए कह रहा है 1939 में, ऑप्शन बी
1942 में, ऑप्शन सी कह रहा है आपको 1946 में, और ऑप्शन डी जो है 1947 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको 1939 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग से संबंधित जो कुछ बातें हैं उसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस है, क्या है, मुक्ति दिवस, वो कब मनाया गया था? तो देखिए डेट के साथ इसको याद रखिएगा, 22 दिसंबर, क्या है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो था वो आपको मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को उनके मर्जी के बिना शामिल कर दिया था, तो इससे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया था कि आपको त्यागपत्र दे दिया। तो इसी खुशी में मुस्लिम लीग जो है 22 दिसंबर 1939 को क्या किया था कि आपको मुक्ति दिवस मनाया था कि अब हमें कांग्रेस से क्या हो गई कि आपको आज़ादी मिल गई। तो इन चीज़ों को याद रखना है। फिर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, क्या की गई थी, पाकिस्तान की मांग जो की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, वो कब किया गया था? तो यह आपको 1940 में। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का जो नारा है वो आपको कब दिया था? तो देखिए, तो मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का जो नारा है वो आपको कब दिया था? तो ये आपको 1943 में कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो आपको कब मनाया था? तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था ना साथियों, वो आपको 16 अगस्त 1946 को। तो देखिए, आपका प्रश्न यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है, समझिए बात को पहले, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो आपको डेट के साथ याद रखना है, 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब किया था? तो 1940 में। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का जो नारा है वो आपको कब दिया था? 1943 में। तो इन चीजों को याद रखना है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो वो आपको 16 अगस्त 1946 को। तो यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, यह जानिए। तो देखिए, जो मुस्लिम लीग है ना, इसकी स्थापना जो होती है 30 दिसंबर 1906 को। तो ये सारे चीज आपको डेट के साथ याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपको ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो ढाका है अभी कहाँ है? तो ये आपको बांग्लादेश में। लेकिन उस समय जो ये था आपको भारत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? भारत का। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप क्या कहोगे? ढाका में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे आगा खां और समी उल्लाह खां। कौन थे? आगा खां एवं समी उल्लाह खां। तो यहाँ से हम कौन कौन से प्रश्न को सीखे, जरा सा एक बार और हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना तो सबसे पहले याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई थी? ढाका में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, उसका नाम जानिए। इसके संस्थापक का नाम आप याद रखिएगा, आगा खां। कौन है? आगा खां, ठीक है ना। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है आपको समी उल्लाह खां। कौन है? समी उल्लाह खां। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो आप क्या कहोगे कि सर आगा खां, और एक व्यक्ति जो थे उसका नाम क्या था? तो आपको समी उल्लाह खां। तो इन चीजों को याद रखना है। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वह आपको ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि ये सारे चीज आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि ये जो 30 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वह आपको ठीक है ना, ये हो जाएगा। हमसे यहाँ गलती से जो है भाई साहब वो लिखा गया है क्या? तो आपको डी। क्या लिखा गया है? डी। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वह आपको ए हो जाएगा। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको ए हो जाएगा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो वह आपको 1939 में। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, और बार बार कह रहे हैं आपसे कि ये जो भी प्रश्न है ये सारे प्रश्न जो है आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में तो काम देंगे ही, साथ साथ क्या है जानते हैं कि आपको यानी कि और भी जो एग्जाम सब होते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस समय भी आपको क्या करेंगे कि आपको काम देंगे। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है समझिए।
अच्छा प्रश्न है, इसको समझना है हमें। देखिए क्या कह रहा है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वो कितनी थी, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 3, ऑप्शन बी कह रहा है 4, ऑप्शन सी कह रहा है 5, ऑप्शन डी कह रहा है 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, 1937 का जो चुनाव हुआ था वह किस एक्ट के तहत हुआ था। तो देखिए 1937 का जो चुनाव है वह आपको गवर्नमेंट क्या है, 1937 का जो चुनाव है साथियों वह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, 1935, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखिएगा कि एक एक्ट आया था 1935 में, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रांतों में क्या हुआ था कि आपको चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और इसमें कांग्रेस ने क्या किया था कि कई सारे प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करके वो क्या किया था कि अपनी सरकार बनाई थी। और बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जहाँ पे इन्हें क्या हुआ था कि गठबंधन करके सरकार बनाने पड़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज और आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 2-4 विशेषताएं बताइए क्या है। तो देखिए तो इसी एक्ट में सबसे पहले अखिल भारतीय संघ, क्या कहेंगे, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो था वो आपको निर्णय लिया गया। और इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय संघ में प्रांतों का मिलना हर हाल में अनिवार्य होगा, जबकि जो देशी रियासत है उसके स्वेच्छा पर क्या होगा कि निर्भर होगा कि वो शामिल होना चाहते हैं या नहीं शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ये जो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, क्या यह संघ स्थापित हो सका। तो यह संघ स्थापित नहीं हो सका क्योंकि इसमें देशी रियासतों ने मिलने से क्या कर दिया कि आपको इनकार कर दिया। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही क्या हुआ था कि आपको केंद्र में क्या है, केंद्र में आपको द्वैध शासन जो था वो क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत जो था वो आपको लागू हुआ था। तो आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो भारत परिषद था, क्या था, भारत परिषद, यानी कि भारत सचिव के सहायता के लिए जो भारत परिषद था उस भारत परिषद को क्या कर दिया जाता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। ये सब इसकी क्या है कि आपको कुछ मूल बातें, क्या है, मूल बातें हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था कि आपको एक सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपको स्थापित करने का प्रावधान जो था वो आपको किया गया था। तो साथियों इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 31 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 6 प्रांतों में कांग्रेस को क्या हुआ था कि आपको पूर्ण बहुमत जो था वो आपको प्राप्त हुआ था। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद कुछ प्रश्न और है जिसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था, ठीक है ना। तो देखिए और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आ सके। तो देखिए तो यहाँ से प्रश्न को पहले समझिए क्या कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए, ठीक है ना, और वो पृथक राज्य कौन है, पाकिस्तान, जिसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी जो कह रहा है वो आपको आगा खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद जो है ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि चौधरी रहमत अली जो थे वो आपको पंजाब यानी कि लाहौर क्या क्या था कि आपको छात्र था, ठीक है ना। और यह आपको कैम्ब्रिज क्या है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में यह पढ़ रहा था उस समय, ठीक है ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चौधरी रहमत अली जो है वो आपको किस विश्वविद्यालय के छात्र थे, तब क्या कहिएगा, तब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये क्या थे कि आपको छात्र थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और ये जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ये आपको कहाँ है, तो ये आपको इंग्लैंड में है, कहाँ है, इंग्लैंड में। और इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन, जानते हैं, चौधरी रहमत अली, जिन्होंने 1933 में, कितना में, 1933 में क्या किए थे कि आपको पाकिस्तान जो शब्द है उसका इन्होंने प्रयोग किए थे। और इन्होंने कहा था कि देखिए कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत है, ठीक है ना, 4-5, उसको मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण जो है किया जाए।
तो इसमें उन्होंने सुझाव दिया आपको PAKS, क्या है PAKS। पी से कहा गया पंजाब, क्या है पंजाब, ठीक है ना, याद रखिएगा इन चीजों को। पी से पंजाब, ए से जो हो जाएगा आपको अफगान सीमा प्रांत, क्या हो जाएगा अफगान जो सीमा प्रांत है, क्या है सीमा प्रांत है, उन प्रांत को शामिल किया जाए। उसके बाद के से कहा कश्मीर, क्या है कश्मीर, और एस से जो है सिंध, क्या है सिंध। तो चौधरी रहमत अली ने जिस पाकिस्तान का जो निर्माण करने की ख्वाब देखे थे उसमें उन्होंने बताया थे कि ये जो 4 मुस्लिम बहुल प्रांत है उसको क्या किया जाए कि आपको एक जगह करके पाकिस्तान का जो है निर्माण किया जाए। तो कहा गया इसमें कौन कौन सा प्रांत, तो आपको पंजाब, अफगान सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कब किया था, तो क्या कहिएगा 1933 में। और चौधरी रहमत अली जो थे किस विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। और साथियों ये जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है यह आपको कहाँ है, तो देखिए ये जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ना यह आपको इंग्लैंड में, कहाँ है इंग्लैंड में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और उन्होंने किन 4 प्रांतों का सुझाव दिया था कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए, तो देखिए उसको याद रखिएगा PAKS। तो पी से हो जाएगा पंजाब, ए से अफगान सीमा प्रांत, उसके बाद के से हो जाएगा कश्मीर, और एस से जो हो जाएगा वो आपको सिंध हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद 1940 में क्या हुआ था कि आपको मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान देश की मांग जो थी वो आपको की गई थी, ठीक है ना। और ये जो पाकिस्तान है ध्यान रखिएगा इस पाकिस्तान का निर्माण जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत ही क्या है कि आपको हुआ है। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या कह रहा है इस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए देखिए आइए तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपको बहुत बड़ा, लेकिन इसका आंसर जो होगा ना वो आपको बहुत छोटा होगा। क्या होगा बहुत छोटा होगा। और इस प्रश्न को आप पढ़ भी चुके हैं, क्या है पढ़ भी चुके हैं। देखिए कैसे पढ़ चुके हैं इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम जूम कर दिए, बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं जिनको यहाँ से प्रॉब्लम होती है और कहते रहते हैं कि सर थोड़ा सा जूमिंग थोड़ा सा जूमिंग। तो देखिए अब इतना जूमिंग कर दिए कि सभी लोगों को दिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नहीं देखेगा तो बताइएगा, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था। मतलब 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप आंसर भी दे सकते हैं। आंसर ए कह रहा है, सॉरी ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1929 लाहौर, 1936 जो है आपको लखनऊ, 1937 आपको फैजपुर। और फैजपुर अधिवेशन इसलिए आप याद रखिएगा क्योंकि यह गांव में होने वाला क्या था कि प्रथम अधिवेशन था, ठीक है ना। तो ये जो 33 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। और ये जो पूर्ण स्वराज्य है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए वर्ष 1930 में 26 जनवरी को हम लोग क्या किए थे कि आपको स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तब से आपको 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1947 तक कांग्रेस के द्वारा लगातार हर वर्ष जो था 26 जनवरी को जो था स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। लेकिन जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब उसके बाद से जो है आपको स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाने लगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक बात आई बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकमान्य के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले इनके बारे में याद रखिएगा, ये आपको गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्या कहते हैं गांधी जी के राजनीति गुरु। क्या है गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इन चीजों को याद रखना है। मोतीलाल नेहरू आया, तो मोतीलाल नेहरू जो है 1928 में क्या किए थे कि आपको नेहरू रिपोर्ट को क्या कहते हैं कि आपको पेश किए थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब पेश किए थे 1928 में। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है यह आपको कब पेश किया गया था जानते हैं, तो साइमन कमीशन के विरोध के बाद। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट है क्या पहले इसको समझिए। तो साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया, क्या किया विरोध किया।
तो उस समय के भारत के जो सचिव थे बिरकनहेड, उसने भारतीयों को चुनौती दिया कि आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसमें सभी वर्गों का हित हो। तो इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और 1928 में एक भावी संविधान की जो रूपरेखा है पेश किया, उसी को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट को भारत की जो उस समय की दो सांप्रदायिक पार्टी थी, मुख्य रूप से हिंदू महासभा और आपको मुस्लिम लीग, इस दोनों ने क्या कर दिया कि आपको अस्वीकार कर दिया। तो इसी चुनौतियों से निपटने के लिए गांधी जी जो थे 1930 में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या किए थे कि आपको निश्चय किए थे। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आई, साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन देखिए बार बार कह रहे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप याद रखिएगा। तो देखिए साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी ना, वह आपको 1927 में, लेकिन यह जो साइमन कमीशन है ना, यह भारत आया कब था, 1928 में। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान प्रदर्शन करते हुए किस क्रांतिकारी नेता को सर में गहरी चोट आई थी, तो वह थे आपको लाला लाजपत राय, जो लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं पे सैंडर्स नामक अधिकारी के द्वारा उन पर लाठी प्रहार जो होते हैं वो आपको कर दिया जाता है, जिस कारण से 1 माह बाद ही इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि शेर ए पंजाब क्या है, शेर, ध्यान से सुनिएगा, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि शेर ए पंजाब जो है वो आपको लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, या इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी। तो देखिए आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि पंजाब केसरी और आपको शेर ए पंजाब किन्हें कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको 1928 में साइमन कमीशन के दौरान जब विरोध कर रहे थे लाहौर में, तो इनके सर पे गहरी चोट आई थी और इसी के कारण इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और आप लोग अपने भाई बहनों को भी सूचित कर देंगे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफी ज्यादा जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए साथियों, तो इस प्रश्न को हम लोग जान गए और जितने भी चीज थे इसमें सारे का हम लोग बढ़िया से एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो पढ़िएगा तो सारे चीजों को चेन बनाकर पढ़िएगा। चेन बनाकर पढ़ने से फायदा क्या होता है कि एक चीज को रिकॉल कीजिएगा, उसके साथ बहुत सारी चीज जो होते हैं वो आपको ऑटोमेटिक जो हो जाएंगे, वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और पढ़ने का सही तरीका भी यही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब आगे क्या कर रहा है इसे हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, क्योंकि आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आपको 1946 में आया था। पहले इस प्रश्न को समझाने से पहले थोड़ा 2 चीजें हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो कैबिनेट मिशन योजना, क्या देख रहे हो, कैबिनेट मिशन योजना। देखिए सारे चीज को हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आसानी से आ जाए। तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को, इस बात को याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आया था, इसके मुख्य रूप से 2 उद्देश्य थे। एक सबसे पहला भारतीय संविधान का निर्माण करना, क्या करना, भारतीय संविधान का क्या करना, तो आपको निर्माण करना। इस बात को आपको समझना है कि भारतीय संविधान का निर्माण करना। दूसरी बात थी आपको अंतरिम सरकार का गठन करना, क्या करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। देखिए उद्देश्य तो बहुत थे लेकिन मुख्य रूप से समझिए ये 2 थे, क्या, तो अंतरिम सरकार का क्या करना जानते हैं, गठन करना, और भारत के संविधान का क्या करना है कि आपको निर्माण करना। तो इसी 2 उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना जो था मुख्य रूप से आपको भारत आया था। तो ये जो अंतरिम सरकार है, ठीक है ना, तो अंतरिम सरकार में क्या हुआ थे कि आपको जो प्रधान सेनापति है और जो आपको वायसराय है, इन दोनों पदों को छोड़कर से सारा चीज जो था वो आपको भारतीयों को क्या कर दिया गया कि आपको दे दिया गया। और अंतरिम सरकार जो होती है वो आपको एक अस्थायी सरकार होती है। जब तक भारतीयों के हाथ में पूर्ण रूप से शासन नहीं आ गया था, जब तक समझे कि भारतीयों को प्रशासन सिखाने के उद्देश्य से ही इस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो अंतरिम सरकार है इसका गठन कब हुआ था, तो यह आपको 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। लेकिन यह अंतरिम सरकार जो है, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
2 सितंबर 1946 को क्या किया था कि आपको शपथ लिया था। और यह अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक जो था वो आपको अस्तित्व में जो था वो आपको रहा था। तो ये जो अंतिम सरकार बनी थी 1946 में, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो थे वो आपको खाद्य और कृषि विभाग थे। क्या थे? खाद्य और कृषि विभाग थे। तो ये जो 34 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो आइए यहाँ से हम कुछ प्रश्नों का क्या करते हैं कि आपको एनालिसिस कर लेते हैं फिर से, ठीक है ना। देखिए क्या कहना है कि 1946 में बनी अंतिम सरकार। तो अंतिम सरकार का गठन जो होता है वो आपको कब होता है, यह याद रखिएगा। तो 24 अगस्त 1946 को। और इस अंतिम सरकार ने कब शपथ लिया था? तो आपको 2 सितंबर 1946 को। और अंतिम सरकार में जो उपाध्यक्ष थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। और अंतिम सरकार जिस समय बना था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड बेवल थे, जो कि अंतिम सरकार के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे, जो उसके कार्यकारी विभाग थे उसके। और कार्यकारी विभाग के जो उपाध्यक्ष थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम सरकार कब तक काम किया? तो 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। और इस कैबिनेट मिशन योजना के भारत आने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करना और साथ साथ आपको अंतिम सरकार का क्या करना? गठन करना। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था तब और अंतिम सरकार का गठन हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था क्या था? भारत का वायसराय वह कौन था? तो देखो साथियों, उस समय जो भारत का वायसराय था अंतिम सरकार के गठन के समय और कैबिनेट मिशन योजना के आगमन के समय वह था आपको लॉर्ड बेवेल। कौन था? लॉर्ड बेवेल, ठीक है ना। या इसी को कहते हैं हम लोग लॉर्ड बेवेल, जो कि आपको 1943 में भारत का क्या हुआ था? वायसराय बनकर आया था, याद रखिएगा। और 1947 तक यह भारत का क्या रहा था? आपको वायसराय रहा था, ठीक है ना। और मार्च महीने में 24 मार्च 1947 को भारत का जो वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन से पहले लॉर्ड बेवेल जो थे भारत के क्या थे कि आपको वायसराय थे। तो देखिए यहाँ से हम इन सारे प्रश्नों को क्या किए कि आपको सीखे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा अगला प्रश्न है समझिएगा क्या कह रहा है कि वर्ष 1939 में, ठीक है ना। कल भी इस प्रश्न के बारे में हम बहुत कुछ समझाए थे लेकिन फिर भी समझ जाइए। चलिए और इसको और भी हम जूमिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो भाइयों अगर आपको अभी भी ना दिख रहा है तो फिर कमेंट कीजिएगा, इससे भी बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए कह रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। देखिए इसमें दिया हुआ है इंडियन फ्रीडम पार्टी यानी कि भारतीय स्वतंत्र पार्टी, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। आजाद हिंद फौज, उसके बाद है रेवोल्यूशनरी फ्रंट और डी में कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से बहुत सारे चीज ऐसे दिए गए हैं जिसके बारे में आप जान लीजिए। ब्लॉक का जो गठन हुआ था वो आपको 1939 में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1939 में। आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो आपको 1942 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में और आपको 1939 में। तो देखिए 1939 में बने थे त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश वाले अधिवेशन में, और 1938 में बने थे आपको हरिपुरा अधिवेशन में। कहाँ बने थे? हरिपुरा अधिवेशन में। तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है तो उस त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी से इनका क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। और उस मतभेद के बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष का जो पद होते हैं छोड़ देते हैं और उसके बाद एक नया पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के कांग्रेस के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद जो नए अध्यक्ष बनते हैं ना उनका नाम है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने कब किए थे? 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद। तो साथियों मुझे उम्मीद है
कि ये सारे टॉपिक जो होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कल हम लोग मिलेंगे फिर इससे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।